जय हिंद दोस्तों। डिस्कस करेंगे आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3। पिछले दो प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी चैनल पे पड़े हुए हैं, जाके आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊं सारे के सारे लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है। हमें पता है जितने भी एग्जाम्स अब हो रहे हैं क्वेश्चंस जो है अच्छे लेवल के आ रहे हैं, और जितने क्वेश्चंस आज मैं लेके आया हूं वो सारे के सारे अच्छे लेवल के। तुम समझना उनको, कोशिश करना करने की, उसके बाद तुम बताना कि तुम्हें कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना सेशन। आगे बढ़ने से पहले यार तुम लोग वीडियो को ना लाइक करते हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, और साथ में ना शेयर करते हो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगती है ना तभी वीडियो को लाइक करना, और अगर मजा आए पढ़ने का तभी सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि है सिचुएशन बेस्ड। स्टेटमेंट दे दी है, इस प्रकार से क्वेश्चन हमें रिसेंट में देखने को मिले हैं। आओ जरा पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं। ड्यूरिंग अ कंप्यूटर साइंस क्लास ए टीचर ड्रॉज अ डायग्राम showing the main components of the computer system. She explains that one particular component acts as the brain of the computer. एक कंपोनेंट जो ब्रेन की तरह काम करता है, ठीक है। It is responsible for execution, instructions, performing arithmetic operations, and coordinating all other hardware components. Without this component, बिना इस component के no program can run, and the entire system would be non-functional. Which component is being described? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस एक स्टेटमेंट जो है, लैंग्वेज जो है वो लंबी कर दी, लेंथी कर दी, टाइम वेस्ट करा है हमारा एग्जामिनर, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, हम सभी को पता है सीपीयू। सीपीयू में ही सारी की सारी अरिथमेटिक वाली इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस वो किसमें होते हैं, एएलयू में होते हैं। और सारा का सारा कोऑर्डिनेट कौन करता है, सीयू कोऑर्डिनेट करता है। तो वही चीज उसने पूछे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, इसका आंसर आ जाएगा सीपीयू। चलिए पहला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए ये आ गया फैक्चुअल क्वेश्चन। अब मिक्स क्वेश्चंस भी आ रहे हैं कि एक हमें लेंथी दे दिया, दूसरा फैक्चुअल दे दिया। बोल रहा है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाईलाइट द इंटायर कॉलम इन एमएस एक्सेल 2007। ठीक है, एमएस एक्सेल पे क्वेश्चन आ गया है, सीधे हमसे आ सकता है। तो अगर हम देखें तो इसका आंसर जो आएगा दोस्त वो आएगा कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कंट्रोल प्लस स्पेस बार से हम पूरा का पूरे कॉलम्स जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस पेज अप से दोस्तों क्या होता है, कंट्रोल प्लस पेज अप से हम अलग अलग वर्कशीट्स में चेंज होते हैं। मतलब जितनी वर्कशीट्स होती है ना, सपोज शीट 1 है, फिर इधर आपने देखा होगा शीट 2 है, फिर शीट 3 है। अगर मुझे शीट 3 से 2 पे आना है, 2 से 1 पे आना है, तो कंट्रोल प्लस पेज अप से भी आते हैं हम लोग। उसके बाद कंट्रोल प्लस एंटर क्या करता है सर, कंट्रोल प्लस एंटर जो है हमारे, सपोज ये एक सेल की रेंज है पूरी की पूरी, सेल रेंजेस पढ़ी है ना तुम लोगों ने। अब मैं इनको अगर क्लिक करता हूं, पूरा के पूरी रेंज को सिलेक्ट करता हूं और लिखता हूं कंट्रोल प्लस एंटर, और उसमें मैं लिखता हूं हेलो। जब मैं लिख के हेलो करके कंट्रोल प्लस एंटर दबाता हूं तो जितने भी हमारे सेल्स हैं उन सब में हेलो ऑटोमेटिकली आ जाता है। हेलो सब में ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये काम है कंट्रोल प्लस एंटर का। और कंट्रोल प्लस सी का क्या काम है, हम सबको पता है, कॉपी। अब हमने इस क्वेश्चन से 3 से 4 शॉर्टकट कीज जो है वो समझ ली। ठीक है दोस्तों, समझ आया। चलो अगले पे चलते हैं, चलें अगले पे। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, हमें करना क्या, कौन सी करेक्ट है कौन सी करेक्ट नहीं है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है ना स्टेटमेंट वाला, सबसे पहले मेरे दोस्त एंड में जाके देख लेना वो पूछना क्या चाहता है। इसमें से ये पूछना चाहता है कौन सा सही है कौन सा गलत है, हमें करेक्ट ढूंढना है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स एंड वर एक्सट्रीमली लार्ज एंड अनरिलायबल। बिल्कुल सही बात है, वैक्यूम ट्यूब्स थे। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूज नहीं सर, सेकंड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट्स नहीं करते थे। सेकंड जनरेशन करते थे क्या, ट्रांजिस्टर्स करते थे। क्या करते थे, ट्रांजिस्टर्स करते थे। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज।
अब यहां पे तुम लोग फंसोगे, यहां पे तुम लोग फंसोगे, बहुत से बच्चे फंसेंगे, इसको कर देंगे टिक, एक्चुअल में ये गलत है। यही है कि जिन्होंने अच्छे से जो है जनरेशंस नहीं पढ़ी हुई। दोस्तों देखो समझना बात को, जो हाई लेवल लैंग्वेज है ना, हाई लेवल लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्त, ये डेवलप जो है या फिर इंट्रोड्यूस की बात करूं तो इंट्रोड्यूस जो है वो सेकंड जनरेशन में हो जाती है, सेकंड जनरेशन में हो जाती है। यूज जो है वो थर्ड जेन में होती है, यूज्ड थर्ड जेन में होती है। और जो सबसे पहली लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? फोर्ट्रान। ठीक है ना दोस्त, तो इसका आंसर जो थर्ड वाली है ये गलत हो जाएगा। बहुत से बच्चों को लगेगा यहां पे जब इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये यूज की बात करा, तो यहां पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर प्लेसिंग एन इंटायर सीपीयू ऑन ए सिंगल चिप। बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या आएगा इसका? 1 and 4 ओनली, 1 and 4 ओनली। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने देखा कि कितना डेप्थ में हमें, डेप्थ क्या बोलेंगे, कितना कंसेप्चुअल वे से हमें पढ़ना पड़ेगा चीजों को। चलिए अगले क्वेश्चन पे। और इसी प्रकार के क्वेश्चन तुम्हें तुम्हारे एग्जाम में भी दिखेंगे मेरे दोस्त। ए स्टूडेंट एंटर्स मार्क्स इनटू कंप्यूटर सिस्टम which then calculates the total and percentage and displays the result। सबसे पहले उसने क्या करा? एंटर करे क्या? मार्क्स मतलब डेटा डाला, डेटा डालने के बाद क्या करा उसने? कैलकुलेट कराई, यानी कि प्रोसेसिंग करी। प्रोसेस करने के बाद उसने क्या करा? डिस्प्लेस द रिजल्ट मतलब आउटपुट लिया, आउटपुट लिया। आउटपुट लेने के बाद ऑन द स्क्रीन, डिस्प्लेस द रिजल्ट ऑन द स्क्रीन। द स्टूडेंट लेटर सेव द रिजल्ट फाइल फॉर फ्यूचर यूज। यहीं से हमने सेव भी कर लिया। तो इस चीज के लिए कौन सा प्रोसेस बेस्ट है? तो सिस्टम फॉलोज इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज साइकिल। बिल्कुल सही बात है, हम सभी को पता है कि यहां से हमारा डेटा गया, इनपुट हुआ, तो सबसे पहले डेटा कहां जाएगा? प्रोसेस होने जाएगा, प्रोसेस होने जाएगा। प्रोसेस के बाद या तो भाई वो डेटा को आउटपुट कर ले, आउटपुट के साथ साथ एक और चीज भी तो कर सकता है, वो सेकेंडरी मेमोरी में इसको स्टोर भी तो कर सकता है अपनी आउटपुट को। तो ये साइकिल बोला गया, तो आंसर आएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्त, चलें अगले क्वेश्चन पे। ए डिवाइस इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट digital data from a computer through a telephone line which primarily supports analog signals, which of the following device make this transition possible। अच्छा, यहां पे थोड़ा सा घुमाया उसने, डिजिटल डेटा को किस में कन्वर्ट कर रहा है? एनालॉग में कन्वर्ट कर रहा है, डिजिटल टू एनालॉग, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट कर रहा है। तो ये कौन करता है? और एनालॉग टू डिजिटल कौन करता है? सर ये एक ही चीज करती है, मॉडम। और मॉडम की फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। उसका काम क्या है? डिजिटल, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना, देन डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना। तो आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन, मॉडम इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था यार। चलिए आगे, असर्शन की बात कर रहा है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स मार्क्ड अ मेजर एडवांटेज इन ए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है, करा था अपने टाइम पे। दे रिप्लेस्ड ट्रांजिस्टर्स एंड अलाउड मिनिएचर्स ऑफ कंप्यूटर, मिनिएचराइजेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है भाई, इन्होंने क्या करा? अपना ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस करके आईसी लाया और कंप्यूटर का साइज जो है वो कम करा। बिल्कुल सही बात है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। बिल्कुल सही बात कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा पे आ जाता है। AIFF, AIF डॉट AIFF डॉट AIFC फाइल फॉर्मेट इज मेनली यूज्ड फॉर टेक्स्ट, ऑडियो एंड वीडियो कंप्रेस्ड फाइल फॉर्मेट नहीं, ऑडियो एंड वीडियो फॉर्मेट नहीं, एक्चुअल में ये सारे के सारे जो हैं ये ऑडियो फाइल्स है। AIFF का जो फुल फॉर्म आती है मेरे दोस्त, वो क्या आती है? ऑडियो इंटरचेंज, इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, फाइल फॉर्मेट। और ये प्राइमरीली यूज होती है किसमें? एप्पल्स में।
एप्पल की डिवाइस में जो है एप्पल को सपोर्ट करती है, ठीक है, एप्पल को सपोर्ट करती है ये, ठीक है। और ये नॉन कंप्रेस्ड है, इसमें से कंप्रेस्ड वर्जन सिर्फ ये है AIFC। अगर विंडोज की बात करें तो विंडोज में VAW होता है हमारा, सॉरी WAV होता है, उसके बाद MP3 होता है। ये फाइल फॉर्मेट जो है हम एंड्रॉइड के लिए यूज करते हैं, और ये भी एक ऑडियो फॉर्मेट ही है जो एप्पल के फोन्स में या आपके लैपटॉप्स में सपोर्ट करता है। समझ आया? तो आंसर आएगा ऑडियो फाइल्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अरेंज द फॉलोइंग लैंग्वेज इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन। देखिए ये क्वेश्चन एक इस प्रकार से आ गया कि यहां पे थोड़ा सा फंस सकते हैं बच्चे, बट एक चीज अगर तुम्हें पता हो तो तुम ये क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हो। समझना इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा लैंग्वेजेस का आपको ईयर पता होने चाहिए जो इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए सबसे पहली लैंग्वेज कौन सी थी, फोर्ट्रान। फोर्ट्रान कब आई ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त। जैसे अगर हम फोर्ट्रान की बात करते हैं, जो सबसे पहली लैंग्वेज थी ये आई 1957 में, और किसने बनाई थी, जॉन बाकुस, जॉन बाकुस, ठीक है, इसने ये बनाई थी। ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड, आपको जावा का पता होना चाहिए, जावा बहुत बार पूछा जाता है मेरे दोस्त। जावा अगर आप प्रीवियस ईयर कभी भी लगाते हैं अगर आप, तो बहुत बार जावा के बारे में पूछा जाता है, तो जावा का आपको आना चाहिए। तो जावा का है आपका 1995, और बनाई किसने थी, जेम्स गॉसलिंग ने, जेम्स गॉसलिंग ने, ठीक है मेरे दोस्त, जेम्स गॉसलिंग ने। अब अगर मुझे सिर्फ एक का पता है तो मैं सारा का सारा आंसर निकाल सकता हूं, ठीक है, कि सबसे रिसेंट वाली जो है वो जावा है यहाँ पे। पास्कल की अगर हम बात करते हैं तो पास्कल बनी है लगभग 1970 में, सी बनी है 1972 के अराउंड, और C++ बनी है 1983 के अराउंड। तो सबसे लास्ट वाला क्या है, जावा, तो आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। थोड़ा सा नाम देख लेते हैं, इसका नाम आएगा, किसने बनाई थी, निकोलस रिथ ने, किसने बनाई थी, निकोलस रिथ ने बनाई थी। अगर हम सी की बात करें तो ये बनाई है डेनिस रिची ने, डेनिस रिची ने 1972 में। एक्चुअल में 1972 और 73 के बीच में बोला जाता है, तो कहीं बुक में 72 लिखा है, कहीं पे 73 लिखा हुआ है, ठीक मेरे दोस्त। और इसने बनाई थी बाजार ने, BJARN, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। इन MS Excel which of the following appears across the top of the screen, ठीक है, below the title bar, सबसे ऊपर आ गया टाइटल बार के नीचे आ गया, ठीक है, and contains all commands, formulas and features needed to create data intense spreadsheet। तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर आएगा इसका, क्या आएगा, रिबन आ जाएगा। अगर आपने एक्सेल पढ़ा है तो आपको पता तो होगा ना कौन से एलिमेंट को क्या बोला जाता है, कौन सी साइड्स को, कौन से सेगमेंट को क्या बोला जाता है, तो इसको हम रिबन बोलते हैं। ये जो पूरा इधर वाला पूरा आता है जिसमें होम इंसर्ट वगैरह, ये पूरे के पूरे को हम क्या बोल देते हैं, रिबन बोल देते हैं। चलिए अच्छा, आप सभी के लिए मेरी एक सीरीज भी चल रही है जिसमें बेसिक टू एडवांस पढ़ा रहा हूं, ये आपको मिलेगी माइंडस्पार्क चैनल पे। भारत के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो जिसमें कंप्यूटर आता है तो ये सीरीज आप जरूर देखना। और इसमें जिस प्रकार से मैंने पढ़ाया है, हर एक चीज कंसेप्चुअल वे में समझा के उसकी वर्किंग पढ़ाई है, जैसा आज के टाइम पे एग्जाम में आ रहा है। CGL की बात करें तो CGL में भी इस बार अच्छे लेवल के पे क्वेश्चंस आए थे जब मेंस में, तो आपको उसी प्रकार से मैं पढ़ा रहा हूं। आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप चाहे चैनल पे वहां पे जाके आप देख सकते हैं। और इसकी PDF जो है भाई बड़ी अच्छी है, हमने इंग्लिश लैंग्वेज चैटिंग लैंग्वेज में इसकी PDF बनाई है, ठीक है। तो ये आपको मिलेगी कहाँ, एप्लीकेशन और वेबसाइट में। एप्लीकेशन है माइंडस्पार्क और वेबसाइट है mindsparkeducation.com, दोनों के डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएंगे, जाएं बायो में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, सॉरी, ठीक है, जितने भी लिंक होंगे सारे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। वहां पे जाके आपको जाना है कंप्यूटर वाय वर्मा सर में। जब कंप्यूटर वाय वर्मा सर में जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा बैच रणभूमि फ्री कंटेंट का। यहाँ पे आपको ऐड टू माई लाइब्रेरी कर लेना मेरे दोस्त, ऐड टू माई लाइब्रेरी करोगे फ्री ऑफ कॉस्ट ये हो जाएगा, और आप जितनी भी PDFs हैं, नोट्स हैं मेरे, अब वो ले सकते हैं। और कोई बच्चा है जो पेड के लिए इंटरेस्टेड है तो मेरा अल्टीमेट फाउंडेशन बैच भी चल रहा है जो सारे एग्जाम्स को कवर कर रहा है, 1 साल की वैलिडिटी है।
एसएससी के लिए, बैंक के लिए, रेलवे के लिए, स्टेट एग्जाम, सबको ये कवर करेगा। और एक चीज की गारंटी लेता हूं, अगर आप पढ़ लेते हैं तो नंबर कहीं नहीं कम होने दूंगा। चलिए शुरू करते हैं आगे। डैश इज समटाइम्स यूज्ड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग। ठीक है, sometimes used to increase the speed of the processing by making current program and data available to the CPU at a rapid rate। तो भाई यहां पे ये बात कर रहे हैं, देखिए मेमोरी की बात कर रहे हैं। और समटाइम्स भाई रैम जो है ना, रैम सिर्फ और सिर्फ दो ही मेमोरीज के साथ अपना कनेक्शन बनाती है। एक बनाती है कैश के साथ, ठीक है, और एक बनाती है रैम के साथ। अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा। तो जो ये बोल रहा है कि प्रोग्राम्स एंड डेटा अवेलेबल, जो इंस्ट्रक्शन हम बार बार यूज करते हैं वो इंस्ट्रक्शन ज्यादातर कैश में यूज हो जाती है कि बार बार यही काम करना है। तो वो जो प्रोसेसिंग टाइम इधर से इधर डेटा लाने के लिए, वो टाइम को बचाने के लिए कैश में सेव हो जाता है। तो ये हमारी क्या हो जाए, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाती है। और अगर कैश के पास वो डेटा नहीं है तो फिर ये कहां जाएगा, रैम के पास। हमेशा सीपीयू पहले कैश के पास हिट एंड ट्राई करता है, देन उसके बाद रैम के पास करता है। अगर आपने बेसिक पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो आंसर क्या आएगा, कैश। फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। चलिए भाई, इन वेब ब्राउजर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग द वेब पेजेस। इंटरनेट का क्वेश्चन आया है और अच्छा क्वेश्चन आया, मजेदार क्वेश्चन आया। अगर तुमने अच्छे से पढ़ा होगा तुम्हें पता होगा कि भाई डिस्प्ले करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो होता है रेंडरिंग इंजन, जैसे जावा हो गया रेंडरिंग इंजन। सर्वर कहां पे होते हैं, जहां पे वेब पेजेस सेव होते हैं। वेब पेजेस क्या होते हैं, सेव होते हैं, वो सर्वर होता है। पेज इंजन जैसी कोई भी चीज नहीं होती। सर्च इंजन क्या होते हैं मेरे दोस्तों, जहां पे आपका सारा का सारा डेटा पड़ा हुआ है। जैसे आपका गूगल है, जैसे आपका याहू है, तो वो है जिसके थ्रू वेब ब्राउजर आपको कनेक्ट करवाता है। समझ गए बात को। तो इसका आंसर क्या आएगा, रेंडरिंग इंजन आएगा। रिस्पॉन्सिबल कौन है, जो भी आपको वेबसाइट का इंटरफेस दिखता है ना, जितना भी इंटरफेस दिखता है बटन वाला, वो किसका काम है करवाना, वो काम है रेंडरिंग इंजन का दिखाना। रेंडरिंग इंजन ही वो चीज को दिखाता है मेरे दोस्त, समझे। चलिए अगले क्वेश्चन पे। डैश रिकॉर्ड्स एवरीथिंग you type on your PC in order to obtain your login name, password and other sensitive information। तो भाई ये तो सिंपल है, की लॉगर्स बोलते हैं ना। वायरस अलग चीज है, वॉर्म जो है अलग चीज है ना। वॉर्म जो है अलग चीज है। ये क्या करता है, रेप्लिकेट करता है अपने आप को। एक चीज देखना, ये दोनों के दोनों वायरस और वॉर्म जो है वो दोनों के दोनों सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं। बट वायरस को सेल्फ रेप्लिकेट करने के लिए स्टार्टिंग में यूजर की नीड पड़ती है, यूजर की जरूरत पड़ती है। बट वॉर्म जो है वो सेल्फ रेप्लिकेट करता है ऑटोमेटिकली, अपनी मर्जी से। ये रेप्लिकेट करता है बट सबसे पहले यूजर करवा के फिर इसको सेल्फ रहने देते हैं, इसमें ना सेल्फ रेप्लिकेशन रहने देते हैं, सिर्फ बोलेंगे रेप्लिकेट करता है। ठीक है ना, रेप्लिकेट करता है। अगर एक बार यूजर ने कमांड दे दी फिर अपने आप को रेप्लिकेट पे रेप्लिकेट करता रहेगा, बट ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होती है। रैंसमवेयर क्या होता है, आपका ये डेटा को, आपका जितना डेटा है उसको क्या कर देना, इनक्रिप्ट कर देना। इनक्रिप्ट करने के बाद आपसे कुछ रैंसम मांगना, मतलब पैसा मांगना, कि अब मैं आपको की तब दूंगा जब आप मेरे को पैसा दोगे। ठीक है, यहां पे आया की लॉगर्स, तो की लॉगर्स हमें देख लियो, ऊपर ही आंसर की लॉगर्स है। चलिए भैया, a dash is a network device that filters network traffic while connecting multiple computers or communicating device। चलिए भाई, यहां पे किसका काम आएगा, तो ये स्विच करता है। स्विच क्या करता है, आपके अलग अलग डिवाइस को कनेक्ट करता है, कनेक्ट डिवाइस को कनेक्ट करता है, और साथ ही साथ ट्रैफिक देके ट्रैफिक को कम भी करता है। ठीक है, फिर ट्रैफिक को कम करके एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। और किसके थ्रू करता है, मैक एड्रेस के थ्रू करता है मेरे दोस्त, मैक एड्रेस के थ्रू करता है। ठीक है, राउटर का काम क्या है सर, राउटर का काम कुछ और हो जाता है। राउटर का काम होता है डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करना। गेटवे का क्या काम होता है, ये गेट है दो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को कनेक्ट करने के लिए। ये डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है, ये डिफरेंट नेटवर्क को करता तो है बट डिफरेंट प्रोटोकॉल बोल लीजिए, अलग अलग प्रोटोकॉल्स के नेटवर्क को
कनेक्ट करता है। रिपीटर क्या करता है, आपका सपोज ये आपका नेटवर्क जा रहा है, कहीं पे जाके वो नेटवर्क कम हो गया, उसको रीजनरेट करता है, रीजनरेट करता है नेटवर्क को, ठीक है ना। जहां पे खत्म हुआ, सपोज यहां से यहां तक आपके जो नेटवर्क है वो प्रॉपर आ रहे हैं, तो यहां पे हम क्या कर देंगे, एक रिपीटर लगा देंगे, फिर नेटवर्क फिर से इधर तक ठीक जाएगा, सिग्नल्स नहीं कम होने देता। अपनी भाषा में अगर देखें तो इसका आंसर क्या आएगा सॉरी इसका आंसर आ जाएगा स्विच। चलिए अगले पे चलते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन मैग्नेटिक डिस्क, कौन सी नहीं है, डिस्क पैक, डीवीडी, विंचेस्टर डिस्क, जिप डिस्क। अरे सिंपल सी बात है ना, डीवीडी, डीवीडी जो है ये ऑप्टिकल डिस्क है यार, इतना तो हमने पढ़ा हुआ है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था ये तो डिस्क पैक भी अलग है। विंचेस्टर डिस्क क्या होती है, पुराने टाइम पे हार्ड डिस्क जो होती थी उसी तरह से विंचेस्टर डिस्क होती थी, ठीक है ना मेरे दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A device is capable of converting printed text into machine readable form by scanning each character individually and recognize them for further processing। यहां पे दोस्तों आपको यहां पे कंफ्यूजन हो सकती है, बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो सकते हैं डिजिटाइजर और ओसीआर में, तो इसका आंसर ओसीआर आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा इन्होंने कर दिया हुआ है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओसीआर आ जाएगा। क्यों ओसीआर आएगा, डिजिटाइजर जो है वो क्यों नहीं आएगा, डिजिटाइजर इंडिविजुअली करेक्टर बाय करेक्टर नहीं करता कन्वर्ट, ये जो है ये करेक्टर बाय करेक्टर करता है, यहां पे देखो करेक्टर इंडिविजुअली, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, देख लेते हैं। सीडी रोम इज एन ऑप्टिकल डिस्क, बिल्कुल सही बात है। दैट कैन ओनली बी रीड एंड रिटन ऑन, रोम का क्या मतलब है, रीड ओनली मेमोरी, सीडी रोम मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते, पहला तो ठीक बोल रहे। बोथ सीडीआर एंड सीडीआरडब्ल्यू जो है ऑप्टिकल डिस्क है, बिल्कुल सही बात है, बोथ आंसर आ जाएगा, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सेकेंडरी मेमोरी, इट इज ऑल्सो नोन एज बैकअप मेमोरी, हाँ बैकअप मेमोरी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। डेटा इज परमानेंटली स्टोर्ड इवन इफ, बिल्कुल सही बात है। कंप्यूटर में रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी, हाँ कर सकता है, अगर डेटा को सिर्फ हमने काम करवाना, सेकेंडरी मेमोरी में तो हम डेटा स्टोर करते हैं, प्रोसेसिंग तो प्राइमरी मेमोरी करती है ना, तो हो सकता, चल सकता है। इट इज ए वोलाटाइल मेमोरी, ये सबसे गलत जो है आपकी स्टेटमेंट रहेगी, ये वोलाटाइल नहीं होती, ये नॉन वोलाटाइल होती है, यानी कि लाइट जाने के बाद भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए ना, ये इसकी डेफिनेशन दिखी हुई है नॉन वोलाटाइल की, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है, What is the primary reason DRAM needs to be refreshed periodically? देखो यार क्वेश्चन देखो तुम, कितना मजेदार क्वेश्चन है। DRAM के बारे में पूछा है, ठीक है ना, हमें पता है रैम दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, स्टैटिक रैम एंड डी रैम। स्टैटिक रैम वो रैम है जो कैश मेमोरी में यूज होती है, जिसको हमें रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। डी रैम जो है डायनेमिक रैम होती है, क्या होती है, डायनेमिक होती है, डायनेमिक रैम बोलते हैं, इसको पीरियोडिकली रिफ्रेश करना पड़ता है। अब ये क्यों रिफ्रेश करना पड़ जाता है, क्योंकि मेरे दोस्त इसमें जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप होते हैं, या फिर आप बोल दीजिए जो इसके कैपेसिटर में चार्ज सेव होता है वो लीक होता है टाइम टू टाइम, और उसको हमें भरना पड़ता है। ये देखिए देख लेते हैं। टू अलाउ सीपीयू गलत है, टू क्लियर अनयूज डेटा गलत है, टू रिचार्ज द कैपेसिटर स्टोरिंग बिट्स, वही बोल रहे हैं, कैपेसिटर में जो चार्ज होता है वो बार बार लीक होता रहता है, ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर से मिलकर ये बनते हैं, और कैपेसिटर में जब बार बार चार्ज लीक होता है उसको रिचार्ज करने के लिए हमें इसको रिफ्रेश करने के लिए बार बार रिचार्ज करना पड़ जाता है। तो आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन, समझे। देखोगे कहां डेप्थ तक एग्जामिनर जा सकता है, और अगर हम बात करें कि ये कोई ज्यादा डेप्थ है, नहीं, एक्चुअल में डी रैम जब हम पढ़ते हैं तो हम डी रैम में क्या पढ़ते हैं, टीचर्स एक्चुअल में डी रैम में क्या पढ़ाते हैं, सिर्फ पढ़ाते हैं डायनामिक है, पीरियोडिकली रिफ्रेश करना पड़ जाता है, क्यों करना पड़ जाता है ये नहीं पढ़ाते। तो आज के टाइम पे क्यू पे, वाई पे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना, वर्किंग पे कि हाँ ठीक है कम होता है, बट क्यों, क्या वर्किंग है इसका, तो वैसा ही क्वेश्चन आ रहा है, समझे बात को। एक पेटाबाइट किसके बराबर होता है, तो एक पेटाबाइट जो है वो होता है हमारा टीबी के बराबर, कितने, 1024 टीबी के बराबर एक पेटाबाइट होता, अपना पेटाबाइट होता है। चलिए भैया आगे,
लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स प्रिंट्स द कैरेक्टर ऑन पेपर विदाउट यूजिंग रिबन। मतलब कि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की बात करा है मेरे दोस्तों, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की। तो इनमें से नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा है? डॉट मैट्रिक्स इंपैक्ट प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर ये अलग है, ड्रम प्रिंटर ये दोनों के दोनों जो है हमारे इंपैक्ट प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर्स जो है क्या करते हैं? इंक को स्प्रे करते हैं। तो ये दोस्तों के ये जो है ये क्या है? नॉन इंपैक्ट है। तो आंसर क्या आएगा? फोर्थ ऑप्शन नॉन इंपैक्ट। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा 20 क्वेश्चन खत्म होते हैं, बट जाना नहीं कहीं पे। सुनो बात को समझो। क्या आप चाहते हो कि मैं एक मैराथन लेके आऊं? अगर आप कमेंट करेंगे तभी मैं मैराथन लेके आऊंगा, अदरवाइज मैराथन नहीं लेके आऊंगा। अगर आप कमेंट करेंगे यस मैराथन लेके आओ, तो आपका आने वाला जो एग्जाम है, जो रिसेंट एग्जाम है आने वाला, उसके लिए मैं लगभग 200 क्वेश्चंस का मैराथन लेके आऊंगा, जिससे आपका पूरा कंप्यूटर जो है पक्का हो जाएगा। मैं बोलता हूं कि 20 में से 19 नंबर मैं नहीं छोड़ने दूंगा किसी को, क्योंकि एक आधा बाउंसर आ जाता है। 20 में से 19 से कम मैं नहीं होने दूंगा अगर आप वो मैराथन लगा लोगे। बट उसके लिए पहले आपको कमेंट करना पड़ेगा कि मैराथन लाऊं कि नहीं लाऊं। अगर आप करेंगे तो आज मैं बैठूंगा टीम के साथ, कल या परसों की डेट में आपको वो मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद दोस्तों।